हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ले आई हूँ मैं आपके लिए सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का MQP मॉक क्वेश्चन पेपर दैट इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। कैसे ढूंढेंगे आप इसको? वेबसाइट पे जाके आप सिंपली जाएंगे icmai.in पे, यहाँ पर जाके स्टूडेंट्स टैब पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ई लर्निंग नॉलेज रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे, अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड MQP न्यू हैज़ कम इन। CMA फाउंडेशन जून 2025 में जाके आपका सेट 1 सेट 2 है। सेट 1 में आपके साथ कर रही हूँ अभी। अगर आप चाहेंगे तो हम सेट 2 भी साथ में करेंगे, बट देन आई नीड योर लव एंड सपोर्ट टू ब्रिंग सच वीडियोज़ ऑन द चैनल। ऑल्सो इकोनॉमिक्स का भी अगर आप चाहते हैं हम MQP साथ में करें तो लेट मी नो। अभी विदाउट एनी फर्दर अडूज लेट्स गेट गोइंग एंड टॉक अबाउट द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस। मैं कोशिश करूंगी आपके साथ ना तो केवल क्वेश्चंस का राइट आंसर डिस्कस करने की, बट ऑल्सो कि बाकी सारे ऑप्शन सही आंसर क्यों नहीं है उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेंगे। ओके, चलिए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कुछ इसी तरीके से एग्जाम में भी दिखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 हैज़ प्रोविजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इंट्रोडक्शन कैसे होता है बिल का? इट इज थ्रू आर्टिकल 107। तो आंसर क्या है यहाँ पर? आंसर इज आर्टिकल 107, दैट्स द राइट आंसर। बट आर्टिकल 119, 141 और 200 क्या बोलेंगे, 40, 41, 42, 43, 243 क्यों नहीं है? ओके, आई एम वर्किंग ऑन माई हिंदी नंबर्स, डोंट जज मी देयर। 119 में हम बात करते हैं जो आप फिनेंशियल बिजनेस, बेसिकली चीज़ों को फास्ट करने के लिए, चाहे वो मनी बिल है, फिनेंशियल बिजनेस में दोनों हाउसेज में जब आपका बिल प्रेजेंट होता है फिनेंशियल बिजनेसेस के लिए, आर्टिकल 119 है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए फिनेंशियल बिजनेस करने में आर्टिकल 119 बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग होते हैं डिसीजंस लोअर कोर्ट्स पे, ऐसा हमें आर्टिकल 141 बोलता है। ठीक है, और 243 में तो पंचायत के बारे में बात हो रखी है। यस, जैसे हमारे पास गवर्नर्स बेसिकली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सटीजेंसीज हमारे पास आता है ना, आर्टिकल 243 आ गया। नेक्स्ट, द डिसीजन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड इन। सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आता है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है। तो आपके पास 5 चैप्टर्स में हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। जो पहला चैप्टर है वो 10% वेटेज कैरी करता है, तो इनिशियल क्वेश्चन आपको वहीं से दिख रहे हैं। ठीक, तो हम हमारे से पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? AIR में, SCC में, AR और SCC दोनों में, या ITR में? यस, AIR पहले है क्या? इट इज ऑल इंडिया रिपोर्टर। व्हाट इज इट? इट इज ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो अगर आप साइटेशन देखते हैं जो रूलिंग्स आती हैं, यस, केस लॉज आप पढ़ते हैं तो ब्रैकेट में लिखा होता है ना SCAIR समथिंग समथिंग। यस, तो ऑल इंडिया रिपोर्टर है ये। SCC क्या है? सुप्रीम कोर्ट केसेस। व्हाट इज इट? इट इज सुप्रीम कोर्ट केसेस। अब बहुत सारे बच्चे खाली B चूज करके आ जाएंगे, बट इट इज बोथ। It is both. The answer is AIR and SCC, and it is not ITR. It is not income tax return or something. It is not a tax ruling. Okay, सुप्रीम कोर्ट की जनरल जजमेंट नहीं हुई थी जब मैं ITR के बारे में बात करती हूँ। This is not the right answer. The right answer is this one. Okay, I hope this is good. Let's go to the next question. Question number 3. An agreement will be unlawful. एक agreement unlawful कब होगा? अगर कोई consent नहीं है। कंसेंट नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। ओके, जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो वॉइड हो जाएगा,
है ना। एंड द ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, एक्चुअली जब लॉ मना कर रहा है तभी तो वो अनलॉफुल है, तभी तो वो अनलॉफुल है। अगर कंसेंट नहीं है या कंसेंट फ्री नहीं है, कोएर्जन हो रखा है या कंसिडरेशन नहीं है तो वॉइड होगा नेसेसरली। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वॉइड है क्योंकि वो इलीगल है या अनलॉफुल है। यस, द आंसर दैट विल बी राइट हेयर वुड बी डी। आई होप दिस इज गुड। यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पी एंगेजेस बी टू किल सी। क्या इलीगल काम है? नहीं, यहाँ से बात ही खत्म है वैसे तो, बट पढ़ते हैं। एंड बोरोज 100 फ्रॉम डी टू पे बी। सो पी ने बोला बी जाके सी को मार दो, और जाके इसने बोरो करे पैसे डी से, पैसे ले लिए और बी को दे दिया। अब डी इज अवेयर ऑफ द पर्पस, डी को पता है कि इलीगल काम के लिए पैसे दे रहे हैं। नाउ द ट्रांजैक्शन हेयर इज वैलिड, void फॉर अनसर्टेनिटी, voidable या इलीगल? voidable नहीं है भाई, voidable क्या है? एट द कंसेंट ऑफ वन से void किया जा सकता, ये तो इलीगल ही है, ये तो इलीगल ही है, वैलिड तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने क्या बोला था? हमने बोला था देयर इज एन ऑफर। यस, आपने या प्रपोजल, हमने इस तरीके से पढ़ा था इसको। हमने बोला था कि हमने प्रपोजल किया, उसमें प्रॉमिस ऐड हुआ, उसमें कंसिडरेशन ऐड हुआ, उसमें अग्रीमेंट, बेसिकली उससे अग्रीमेंट हो गया। यस, अगर ये सब कुछ है तो अग्रीमेंट हो गया। बट अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल होता है तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। ये सारी बातें जब हमने सेशन मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करा था पढ़ना, वहाँ पर भी पढ़ा है। यस, वहाँ भी पढ़ा है। और पूरा सिलेबस फॉर योर CMA फाउंडेशन लॉ इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द चैनल। 38 डिफरेंट वीडियोस में अवेलेबल है, अदरवाइज मैंने कंसोलिडेट कर दिया है एक चैप्टर को एक वन शॉट में। इसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दी हुई है, अगर आपने चैनल पर उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में लिंक कर दूंगी, उसको ज़रूर देखिएगा, बिकॉज देन यू विल गेट टू नो कि क्या क्या कवर हुआ है और आप एग्ज़ाम तक कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर लॉ पे अभी तक हाथ थोड़ा टाइट रहा है या पढ़ चुके हैं तो रिविजन में भी आपको वहाँ मदद मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑफ कोर्स इलीगली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ओके, अ पर्सन ऑफ unsound mind can never enter into a contract. Okay, a person of unsound mind can enter into contract, ये तो पक्का सही नहीं है। a person who is usually of unsound mind, ज़्यादा तो unsound mind का रहता है, can enter when he is at the time of entering into contract of sound mind। अगर sound mind का, वैसे तो जनरली तो unsound mind का रहता है, बट जब sound mind का है तब उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, दैट इज फाइन, राइट। Person who is occasionally of unsound mind can contract, although at the time of making the contract he is of unsound mind। एक बंदा है जो अनसाउंड माइंड कभी कभी रहता है, बट जब रहता है तब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, नहीं। तो लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी, बट बिलीव मी अगर आपने ढंग से कंसेप्ट पढ़े हैं और जल्दीबाजी में आंसर नहीं दे रहे, आप सही आंसर दे पाएंगे। द आंसर हेयर इज सी। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर सी है। तो हमारे पास सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है, अ पर्सन यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट when he is in when he is in sound mind. Okay, so the answer would become C in here. Let's go to the next question. When a proposal may be revoked, एक proposal को कब revoke कर सकते हो आप? एक प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हो जब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले कर सकते हो, तो हम वो ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट।
एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक बार एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई प्रपोजर के पास तो फिर आप रिवोक नहीं कर पाओगे। यस, तो आंसर यही होना चाहिए, बट विल स्टिल रीड ऑल द ऑप्शंस। ओके, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज इनकम्प्लीट, नहीं। एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, नहीं, ऐसा नहीं है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, अगर वह कंप्लीट हो गया फिर तो आप रिवोक कर ही नहीं पाओगे। A proposal may be revoked at any time after the communication of its acceptance is complete and as against the proposer but not afterwards। Actually C और D तो मुझे सेम ही लग रहा है, इसमें मुझे कुछ डिफरेंस भी नहीं लग रहा है। द आंसर इज ए ओनली, द आंसर इज ए ओनली। Let's go to question number 7. X promises to supply Y 1 tola of gold brought from sun. This is सन से खरीदा उन्होंने, ठीक है, बट सन क्या लिटरली सन है? नहीं, लिटरली है क्या सन? ऐसा लग तो रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रखा है। एक्स ने बोला कि वो वाई को 1 तोला गोल्ड देगा जो उसने सूरज से लिया है। अब यहाँ पे सन बोला है, लिटरली सन ही होगा फिर तो, और ऐसा है तो हमको पता है ये तो चालू ही वॉइड होएगा, बिकॉज ये तो इम्पॉसिबल है ना। जैसे विकी कौशल जब बोल रहा है तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा, बेटे ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ओनली अनसर्टेन, इम्पॉसिबल। यस, हमने बोला था ना सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि कौन कौन सी बातें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती है। सो बेसिकली दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ वॉइडेबल और इलीगल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ वॉइड, इवन इट इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, ये तो एनफोर्सेबल भी नहीं है। इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस मेक्स एन अग्रीमेंट वॉइड, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस itself is impossible। Yes, let's go to next question. The answer will be this. See, now various modes of revocation of offer has been described। रेवोकेशन ऑफ ऑफर कहाँ बता रखा है? ये हमारे स्टडी मैट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। जब मैंने आपको सेशन कराया है, लगभग मैंने 17.5 घंटे में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया हुआ है और CMA फाउंडेशन। यस, हाँ, मैंने आपको बोला है कि हमें सेक्शन 5 याद करना है। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने क्लास में बहुत हद तक आपको सेक्शन याद कराने की कोशिश करी है, जिसके सारे नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। तो अभी तक अगर अपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है कर लीजिए, वहाँ पे सारे नोट्स जो है मीडिया सेक्शन में अवेलेबल है। बट फिर भी अगर आपको नहीं मिलते हैं, आप मेरे से कोई बातचीत करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हैं, आप टेलीग्राम पर भी मेरे से जुड़कर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। द आंसर हियर इज सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफाइंग द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस द प्रोमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम नहीं बता रखा ना, तब जब तक मन करे तब तक कर लेना, इमीडिएटली कर लेना, या शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल में कर लेना, या रीजनेबल टाइम में कर लेना, नेक्स्ट 21 डेज। 21 डेज ऐसी कोई कहानी नहीं बताई, बट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी है डी चूज करके आ जाओ। बट दी इज नॉट द राइट आंसर बेटे, इट इज द विद इन रीजनेबल टाइम। या टाइम नहीं बता रखा, वहाँ पे आप 2 साल 5 साल बाद बोल रहे हो कि आपने मुझे ऑफर दिया था ले लूँ क्या? अरे भाई साहब, यू हैव टू कम विद इन रीजनेबल टाइम। या the answer would become C in here. Let's go to question number 10. An erroneous opinion as to value of the things which form the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of law, a mistake as to matter of fact, a mistake of circumstances, or a mistake of nature of transaction। सो बेसिकली एरोनियस ओपिनियन का मतलब हुआ कि आपने वैल्यू में मिस जजमेंट किया है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू मिस जजमेंट को आप नहीं मानते हो, आप नहीं मानते हो मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
फैक्ट की मिस्टेक नहीं मानते हो, इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने आपको क्लास में समझाई हुई है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड डजेंट वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो जाता। सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22 मैंने मिस्टेक समझा रखे हैं वहां पे आपको। yes, so it is, ये contract को it doesn't void the contract, it doesn't void the contract. So the answer here should be a mistake of matter of fact. It is not circumstances, it is not matter of law, and it is not also nature of transaction. बहुत अच्छे से मिस्टेक मैंने आपको समझाई हुई है। तो ज़रूर अगर आपने सेशंस अटेंड नहीं करे हैं तो अटेंड कीजिए। अगर आप पहले पढ़ के आए हुए हैं तो यू ऑलरेडी नो द आंसर। Yeah, now let's move forward to question number 11. Hindu and Mohammedan law is, हिंदू और मोहम्मदन लॉ हमने पढ़े थे कि वेरियस सोर्सेज एंड लॉ के, है ना। लॉ कस्टमरी, कस्टम से बन सकते हैं, कोई जुडिशियल प्रेसिडेंट हो सकता है, स्टैचूट से आ सकता है, बट क्योंकि ये नो हिंदू लॉ है या मोहम्मदन लॉ है, ये क्या है, दीज आर पर्सनल लॉज, दीज आर नॉट कस्टमरी लॉज, दीज आर नॉट प्रेसिडेंट्स, है ना। कस्टमरी लॉज कौन से होते हैं, जो लोकल कस्टम्स पे बेस्ड होते हैं। बेसिकली इनका कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो यहाँ पे कस्टमरी इज लोकल एरिया, बट दी उनसे दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ लॉ दो, है ना। इस प्रेसिडेंस, जुडिशियल प्रेसिडेंस आप पढ़ते हैं, आपने इतने सारे केस लॉ पढ़े हैं, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। और जब मैं स्टैचूट्स के बारे में बात कर रही होती तो कोडिफाइड लॉज हैं, और मतलब आपके पास तो कुछ कोड सीएमए इंटर और फाइनल में भी है। इन जनरल कोड नहीं बोल रही मैं, इन जनरल तो मैं लॉ ही बोल रही हूँ, तो स्टैचूट लॉ में दिया हुआ है। आंसर हियर इज ए। Okay, let's go to question number 12. M, who is a dealer in mustard oil, only agrees to sell N 500 liters of oil. This agreement is, क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है, वॉइड है, वॉइडेबल है कि अनएनफोर्सेबल है। एक बंदा है जो मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता है, तो जब आप उसके साथ डील कर रहोगे, या हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैम अनसर्टेन है तो इसको हम वॉइड बना देंगे। अनसर्टेन नहीं है ये, जब वो डील ही खाली मस्टर्ड ऑयल में कर रहा है। अगर मान लेते हैं वो ग्राउंडनट ऑयल में भी डील कर रहा होता, ऑलिव ऑयल में भी डील कर रहा होता, फिर आप बोलते हैं, एन बोलता है एम को कि मेरे को ना जरा तेल देना 500 लीटर, बट ये 500 लीटर तेल, क्योंकि एन जो है वो पर्टिकुलरली मस्टर्ड ऑयल ही बेचता है, तो उसी तेल के बारे में बात हो रही है। इट इज वैलिड, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंफ्यूज मत होना बेटे, सिंस एम ओनली डील्स, सिर्फ और सिर्फ वो मस्टर्ड ऑयल में ही डील करता है, दैट्स द रीजन दैट दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे यहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है इसलिए ये वॉइड भी नहीं होगा। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए वॉइडेबल भी नहीं है। यस, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एनफोर्स तो कर सकते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में तो लेके जा सकते हैं। अगर एम ने या एन ने अपना जो वादा किया है वो नहीं निभाया, तो यू कैन बी टेकन टू कोर्ट ऑफ लॉ। यस, द आंसर इज एन है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13। विच इज़ द हाइएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब देखो, सीएमए फाउंडेशन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, दो नंबर के 2 क्वेश्चन तो हमसे पूछ चुके हैं, और मैंने बोला क्या लगभग 10% क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट चैप्टर से याद। अभी क्वेश्चन भी वहाँ पे पूरा चार्ट दे रखा है, जहाँ थोड़े से एफर्ट लगाने होंगे आपको लर्न करने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछा है, नेशनल लेवल पे नहीं पूछा है। हाईएस्ट सिविल कोर्ट क्या है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आते हैं। यस, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इज द टॉप सिविल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद बोथ ओरिजिनल एंड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन। चाहे ओरिजिनल फाइल लेकर आ रहे हो आप, चाहे अपील ला रहे हो, नीचे वालों से ऊपर वालों के पास। बेसिकली वैसे भी सेशन कोर्ट तो वैसे भी क्रिमिनल मैटर्स डील करता है ना। और सुप्रीम कोर्ट तो एपेक्स है, सबसे ऊपर ही है वो, तो कोर्ट्स का कोर्ट्स है, कोर्ट का कोर्ट है। और अगर मैं हाई कोर्ट के बारे में बात करती हूँ तो स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है ही नहीं।
यस, और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है इसलिए आंसर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। और यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, याद करना है आपको वो चार्ट। ओके, लेट्स नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 14। वे पर्सन, आई होप आपको स्क्रीन दिखने में दिक्कत नहीं हो रही है, सब टेंशन नहीं, आगे चलते हैं। वे पर्सन्स रेसिप्रोकली प्रॉमिस, मैंने आपको प्रॉमिस किया, आपने मुझे प्रॉमिस किया। फर्स्टली टू डू थिंग्स विच आर लीगल, secondly under specified circumstances to do other things which are illegal। मैंने यहाँ पे आपको कौन सी आर्या सीरीज का एग्जांपल दिया हुआ है क्लास में। या द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस, जहाँ जहाँ जो लीगल है वो वैलिड है, जो सेकंड है वो वॉइड है। या तो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस जो है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग करना पॉसिबल है तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और क्योंकि दूसरा तो लीगल ही नहीं है तो एनफोर्सेबल ही नहीं होगा, तो इट इज गोइंग टू बी अग्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो इट इज गोइंग टू बी अ void, and it is void, it is not voidable at the option of one and another, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, ये void ही है and void agreement है, इसलिए आंसर इज सी टू दिस क्वेश्चन। ठीक बेटे, नेक्स्ट, व्हाट इज क्विड प्रो क्यो, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इट इज कंसिडरेशन, मतलब सीधी बात, नो बकवास, ये कुछ और है ही नहीं, ये क्विड प्रो क्यो ही है, कंसिडरेशन ही। ठीक है, द टर्म प्रपोजल और ऑफर, तो हमने सबसे पहले प्रपोजल किया था, प्रपोजल में प्रॉमिस हुआ था, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आई थी, फिर अग्रीमेंट हुआ था, फिर उसमें एनफोर्सिबिलिटी हुई थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना था, तो हमने सेक्शन 2A में प्रपोजल किया है। यस, प्रपोजल या ऑफर इज देयर इन सेक्शन 2A। सेक्शंस यहाँ पर याद करने हैं, और सेक्शन पे मैंने एक डेडिकेटेड फाइल आपके लिए बनाई हुई है जहाँ एक्सक्लूसिवली सेक्शंस ही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हर एक एक्ट के मैंने कंसोलिडेट करके आपको टेबल्स में दिए हुए हैं, जो कि भी लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट विल बी एबल टू रिवाइज पोस्ट द सेशन एंड बिफोर एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली। The dash provide the part dash provides for the provision of पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम कहाँ बता रखा है बेटे, चैप्टर 9, 10, 11 के 12, सेक्शन 243 से लेके सेक्शन नो सॉरी नॉट सेक्शन, इट इज आर्टिकल 243 ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट में 1992 के अंदर, जहाँ इंट्रोड्यूस किया गया पंचायत सिस्टम। जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं 10, 11, 12, सो बेसिकली ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेट करते हैं, यूनियन और स्टेट के बीच में बात है, फाइनेंस के बीच में बात है, जो पर्टिकुलरली हमारे से पंचायत राज सिस्टम के बारे में बात कर रहा है वो है चैप्टर 9। डू वी नीड टू लर्न इट, एब्सोल्युटली वी हैव टू लर्न दिस। और जो भी हमारे मतलब बेसिकली अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर लगा लेंगे ना, ये मॉक क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट अ नैक और गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको कैसे सोचना है। कुछ बातें तो आपको एग्जैक्टली याद करने से ये आंसर सही आप दे पाएंगे। Yes, next question. When the consent of party to contract has been obtained due to undue influence, fraud or misrepresentation, the contract is voidable. Yes, voidable हो जाएगा at the option of another। सेक्शन 19 इसके बारे में बात करता है। ठीक मेरे बच्चे, आई होप दिस इज गुड। ठीक है, void तो तब होता है जब essential elements मिसिंग है, जैसे लीगैलिटी नहीं है, एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, या कंसिडरेशन नहीं है, तो void होगा, है ना। इलीगल है ही नहीं कुछ, इलीगल ऐसी बात हो नहीं, आंसर भी voidable है, तो नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। और जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जिन क्वेश्चन में, गो विद एलिमिनेशन, एलिमिनेट करो, आगे बढ़ो। मेरा माइनर हैज एंटर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ नेसेसरी आइटम्स, नेसेसरी आइटम में परचेज अगर माइनर कर रहा है तो पैसे आप उसकी प्रॉपर्टी से दे सकते हैं, है ना। माइनर इज नॉट पर्सनल लायबल, दैट्स करेक्ट। माइनर इज एस्टेट आर लायबल टू मेक द गुड, यस दैट्स आल्सो करेक्ट। माइनर का गार्जियन लायबल है, माइनर पर्सनल लायबल है, माइनर कभी भी पर्सनली तो लायबल हो ही नहीं सकता। यस, माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, दिस इज करेक्ट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, where a minor has entered in such cases,
माइनर की एस्टेट लायबल होती है, दैट वुड बी करेक्ट एक्चुअली. Minor is not personal liable. Actually, that's the best guess that you can make. Actually, B वाला भी सही है, क्लोज है, बट माइनर की एस्टेट लाइबल है, बट ऐसी बात क्वेश्चन में नहीं कर रखी है, सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन और कोई और ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है अबाउट द डिटेल. इसलिए सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शन पढ़ना ज़रूरी है ना. तो बाई चांस ए ही सही है हमारे केस में, दैट बिकम्स द राइट आंसर फॉर अस. बट हो सकता है ऊपर नीचे दे रखा हो और आप पहला ही आंसर चूज कर लो, इसलिए सारे ऑप्शन ज़रूर पढ़ो. क्योंकि मैंने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया और 2 टिक कर चुकी थी, मुझे लगा व्हाट इज़ हैपनिंग. माइनर का गार्जियन भी डायरेक्टली लायबल नहीं होते हैं एक्चुअली, पर्सनली लायबल वो भी नहीं है और माइनर भी नहीं है, बट एस्टेट लायबल होती है ना. बट और एस्टेट के बारे में क्वेश्चन बात ही नहीं कर रहा है, तो बेस्ट आंसर है वुड बिकम सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है. यस, सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है, एंड द आंसर वुड बी दिस वन. माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल. और माइनर का एस्टेट सेक्शन 8 में एक्चुअली बता रखा है. माइनर के बारे में सेक्शन 11 बात करता है, लिख देती हूँ मैं. सेक्शन 11 माइनर के बारे में बात करता है, और एस्टेट के बाद माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता है, ऐसे सेक्शन 68 बोलता है हमको. तो सेक्शन 68 चाहे नहीं भी याद होगा आपको, माइनर और सेक्शन 10, 11, 12 तो मैंने आपको क्लास में याद कराया. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मैंने सारे सेक्शंस आपको क्लास में याद कराए हुए हैं. यस, द आंसर हियर इज ए. दो नेक्स्ट, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर रिजल्ट्स इन डैश ऑफर. आपने कहा आधा तो एक्सेप्ट कर लिया, आधा बोला ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे. ओके, तो ये क्या है, ये काउंटर ऑफर है, क्रॉस ऑफर है. मैं आपको कुछ और दे रही हूँ, मैंने आपको ऑफर दिया, आपने मुझे ऑफर दिया, दैट इज एक्चुअली क्रॉस ऑफर. साइमल्टेनियसली विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, मैंने आपको दिया और आपने मुझे दिया, साइमल्टेनियसली कोई ऑफर हो वो क्रॉस ऑफर है. बट यहाँ पे पार्शियल एक्सेप्टेंस हुआ है, दैट्स ऑल्सो नॉट एन इन्विटेशन. तो आंसर, द करेक्ट आंसर है वुड बिकम, इट इज अ काउंटर ऑफर. पार्शियल एक्सेप्टेंस दिया है, ये है काउंटर ऑफर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 को समझने की कोशिश करते हैं. The 21st question. A stipulation in a contract of sale which is collateral to the main purpose of the contract. जो मेन पर्पस के लिए कोलैटरल है वो बेटा, वो कैसे होगा, जब हम शुरू करते हैं. मैंने बहुत डिटेल में आपको, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता ही है हमारे एग्जाम में. जो असेंशियल टू द मेन पर्पस है, दैट इज नोन एज कंडीशन. क्योंकि क्वेश्चन हमसे कोलैटरल पूछ रहा है, इट इज वारंटी. essential to the main purpose of the contract is condition, and collateral to the main purpose of the contract is warranty. और मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है. समरी नोट्स, अगर आपने जो 5 घंटे वाला मैराथन है अगर वो अटेंड नहीं किया है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं. फिर आपको ये क्वेश्चन जो अगर गलत हो रहे हैं तो सही हो जाएंगे, और अगर सही कर पा रहे हैं तो रिवाइज कर पाएंगे. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 22. सिलेक्ट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट. क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट, ध्यान से पढ़िएगा, इनमें से एडवर्टीजमेंट का टाइप कौन सा नहीं है. ये नहीं पूछ रहा एडवर्टीजमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, पूछ रहा है. ठीक है, हाइक इन प्राइस एडवर्टीजमेंट का टाइप है. यस, प्राइस आपने बढ़ा दिए हैं. इनवाइटिंग टेंडर्स की आओ आओ मेरे मतलब हॉस्पिटल में कैंटीन लगना है, उसके लिए टेंडर्स में इनवाइट कर रही, ये भी एडवर्टीजमेंट हो सकता है. जो स्टंट्स एक्टर्स ने परफॉर्म कर रहे हैं, क्या ये एडवर्टीजमेंट का टाइप नहीं है. एक्चुअली ये तो एंटरटेनमेंट बोल सकते हैं जो स्टंट एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, या इसको पीआर भी बोल सकते हैं. क्या एडवर्टीजमेंट है, थिंक अबाउट इट. रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सोनल, अगर आप जैसे हमने अपने फैक्ट्री के बाहर लगा दिया है, या इंटरनेट पे इस जगह पे डाल दिया लुकिंग फॉर, या व्हाट्सएप पे भी सिर्फ डाल दिया कि नो लुकिंग फॉर सेल्स पर्सोनल लेडीज प्रेफरेबली, समथिंग लाइक दैट. तो ये भी एडवर्टीजमेंट का ही टाइप, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा टाइप नहीं है, then this is going to be your right answer.
22nd का सही आंसर मेरे बेटे इज गोइंग टू बी सी। नेक्स्ट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे क्या पूछ रहा है? ओके मतलब बेसिकली डायरेक्टली नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग रिक्वायर्स लेटर राइटिंग फॉर फॉलोइंग सर्विसेज, ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट लिमिट, डिविडेंड, पोस्टल अथॉरिटीज या पॉलिसी रिन्यूअल। लेटर्स बोले तो कस्टमर्स ऑफन फॉर्मली रिक्वायर्स ओडी लिमिट, किसके थ्रू? लेटर्स के थ्रू। जो डिविडेंड है वो तो कंपनी हैंडल करती है ना, पोस्टल अथॉरिटी से रेलेवेंट ही नहीं है बैंक से। पॉलिसी रिन्यूअल ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस रिलेटेड हो सकता है इंटरनल मैटर से भी रिलेटेड हो, बट वो लेटर राइटिंग रिक्वायर नहीं करेगा। बट ओडी के लिए हो सकता है, लॉट ऑफ टाइम्स ओडी के लिए रिक्वेस्ट जा रही हो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फैक्टर इज नॉट in consideration while choosing means and modes of communication? Cost factor, nature and weather of locality, resources या distance involved। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ ना, लेट्स बी प्रैक्टिकल कि क्या क्या बातों का आप ध्यान रखते हैं जब नो कम्युनिकेशन का आप मीन्स एंड मोड चूज कर रहे हो कि कैसे चिट्ठी के थ्रू भेजना है, ईमेल के थ्रू भेजना है, किसी को पर्सनली भेजना। तो प्रैक्टिकली डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, रिसोर्सेज भी होंगे और आप खर्चा भी देखेंगे। बट वेदर कैसा होने वाला है, दैट इज टिपिकली नॉट रेलिवेंट। जो मेन फैक्टर्स हैं वो कॉस्ट हो सकते हैं, रिसोर्स हो सकते हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व भी हो सकता है। टिपिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी द कंसिडरेशन। ठीक है, आई होप दिस इज गुड। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम चल दे रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, सोगा के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। Yes, the term negotiable instrument is defined in Negotiable Instrument Act 1881 under which section? Section 12, Section 13A, Section 13 और 2D। और देखो बहुत ना यहाँ पे ट्रिक प्ले करिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो गया है सेक्शन 13A पढ़ते लगेगा 13A था क्या? 13A नहीं बेटे, 13 ही है। आंसर इज 13। 2D तो कंसिडरेशन वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, 13 में हमको बता रखा है। तो ये वन ऑफ द एक्ट्स है जहाँ सेक्शन 2 में डेफिनेशंस नहीं है, ज़्यादातर डेफिनेशन सेक्शन 2 में हम देखते हैं। ओके, दे आर डैश सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हमारे पास टोटल 7 सीज है। व्हाट आर दो 7 सीज? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, correct, coherent, complete and courteous. What are the 7 C's? I want you guys to write it in the comment box now. What are those? Let's पहले मेरे साथ सुनो, अगर आपको याद नहीं है तो मेरे को सुनो, मेरे साथ साथ बोलो और फिर वीडियो पॉज करके आप आंसर भी लिखने चाहिए। 5, 10, 20 नहीं है, टोटल 7 C's है। इट इज क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, कोहेरेंट, correct, complete and courteous. Okay, all the seven, write it in the comment box now. Which of these is not a mode of address for any letter? इनमें से कौन सा mode नहीं होगा? To a tradesman, to a child, to a firm or professional man। मतलब इतना obvious आंसर है, इनमें से कौन सा नहीं होना पूछा है। बच्चे को तो नहीं भेजोगे ना, बिजनेस या फॉर्मल लेटर्स किसको एड्रेस करोगे? बच्चों को? किसी और बिजनेसमैन को हो सकता है, कोई और फर्म को हो सकता है, किसी और प्रोफेशनल मैन को भी हो सकता है बिजनेस सेटिंग के अंदर। या पैसिव वर्ब इज प्रेफर्ड इन विच टाइप ऑफ इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन? कौन पैसिव वर्ब कहाँ पर आप यूज करते हो? अगर आपने यूनिट 6 पढ़ा, यूनिट 5 पढ़ा है तो मैंने लगभग 6 घंटे में चैप्टर करा रखा है। पैसिव वर्ब आप यूज करते हो जब ऑफिस में ऑर्डर दे रहे होते हो। यस, फॉर लेट्स से टू डीपर्सनलाइज टोन, की किसी पर्सन को ही मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उस वो ना हो, डीपर्सनलाइज हो जाए टोन, इसलिए एम्फेसिस दिया जाता है यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड। यस, और
एक्टिव पैसिव दोनों किया जा सकता है, मेमो में, ऑफिस नोट में, ऑफिस सर्कुलर में, बट ऑफिस ऑर्डर में आप पैसिव ही यूज़ करते हो। और बहुत अच्छे से छोटी छोटी बारीकियाँ मैंने आपको क्लास में बताई हुई है। आपने खुद भी अगर कंटेंट पढ़ा, आपने सेल्फ स्टडी भी करी है, तभी भी ये वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जो मैराथन मैंने आपका 5 घंटे का डाला है वो भी आपके लिए रेलिवेंट है। और अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट यू वांट टू डू MQPs, आई होप ये आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड, बाकी सारे जो है एक्टिव पैसिव दोनों हो सकते हैं। Yes, let's go to next question. With regard, dash may dash be mentioned in business letter. With regards लिखना चाहिए क्या बिजनेस लेटर में? बिजनेस लेटर में नहीं होता। एक्चुअली नहीं होता, इसलिए मस्ट नोट होगा, मे नोट नहीं, मस्ट नोट होगा। होता ही नहीं है बिजनेस लेटर में, लेटर इसमें होता है, बिजनेस विद रिगार्ड्स नहीं होता है। ठीक है, हम कोई रिगार्ड नहीं यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, अंडर सेक्शन 118, अंडर सेक्शन 118 ऑफ NI एक्ट 1881, इट इज प्रिज्यूम्ड अंटिल द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, जब तक ऑपोजिट प्रूव नहीं हो रहा है, एवरी ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाज मेड। ओके, हर एक ट्रांसफर कैसे पे कर रहे हो? मैच्योरिटी से पहले कर रहे हो। आफ्टर मैच्योरिटी नहीं, बिफोर मैच्योरिटी यस। मैच्योरिटी इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होने से पहले ट्रांसफर हो जाना चाहिए। एट मैच्योरिटी नहीं, नन ऑफ द अबव मीनिंग द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? बी वुड बी द राइट आंसर हियर। या लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Goods, the acquisition of which is contingent upon happening or not happening of certain events will be treated as, जो अभी ये सोगा पे वापस क्वेश्चन आया हुआ है, जिन गुड्स को जो किसी के होने या ना होने पे डिपेंडेंट है। फ्यूचर में तो सर्टेन है ना, बट होना या ना होना भी अनसर्टेनिटी है। किसी इवेंट के होने पे तो ये कंटिंजेंट है। दीज आर contingent goods, and therefore the answer to question number 31 is going to be C. I hope we are able to understand the questions in the best of possible manners. Now, the definition of document of title of good is given in SOGA. Definition, document of title of good, exhaustive definition दी है, inclusive definition दी है, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दिया है कि क्लियर सी नहीं दी है। एक्चुअली सोगा में डिफाइन किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हमको प्रोवाइड करी है। वी हैव बीन गिवन एन इंक्लूसिव डेफिनेशन फॉर सेक्शन 32। एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव, देयरफॉर ये आंसर नहीं है। या एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया है। यस, एक्सक्लूड, एक्सक्लूसिव क्या होता है? इट एक्सक्लूड्स अदर, राइट। और नॉट क्लियर, लॉ तो क्लियर होता ही है, लॉ क्लियर नहीं होगा तो फिर हमको देंगे ही क्यों यहाँ पर कुछ भी। या ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल व्हेन द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, द पार्टीज अग्री टू चेंज द टर्म्स, व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स कम और व्हेन द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग। कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगे, जैसे आपने गाड़ी ऑर्डर करी, पैसे अभी दिए थे, गाड़ी बन के आ जाएगी, बैलेंस पेमेंट आप दे दोगे, हो गया। As per section 4 subsection 4 of SOGA, agreement to sell becomes sale when all the conditions that were supposed to be fulfilled are fulfilled. Yeah, conditions satisfy हो जाएंगे तो। Next question. The Negotiable Instrument Act 1881 कब enforce हुआ था? 1 मार्च को हुआ था, 1882 में हुआ था। एक्ट 1881 का है, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। दो एनैक्ट 1881 में ही हो गया था, बाकी सारी डेट सही नहीं है। नेक्स्ट, ए agreed to supply 1000 bags of rice at ₹500 per bag in 10 installments of 100 bags each. हाँ तो ठीक है। B also agreed to pay the price in 10 installments of 100 bags each. This is a contract of sale, sale of approval, hire purchase agreement, conditional sale. सिंपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। जैसे जैसे सामान देते जाओगे वैसे वैसे पैसे तुमको देते जाएंगे।
या देयर आर डैश मोड्स ऑफ डिलीवरी, कितनी मोड ऑफ डिलीवरी है मेरे बेटे? एज पर सोगा हमारे पास एक्चुअल मोड ऑफ डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ डिलीवरी है और सिंबॉलिक मोड ऑफ डिलीवरी है। तो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आंसर क्या होने वाला है? A is going to be the right answer. Yeah, that's going to be the right answer. Next, और बहुत अच्छे मैंने एक्सप्लेन किए मैं सारे एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से कमेंट में पूछेंगे, अदरवाइज जो रेलिवेंट वीडियोस हैं वो जाके चेकआउट करेंगे। 5 आवर्स वाला मैथन भी आपको बहुत चीज़ों को रिवाइज करने में हेल्प करेगा। नाउ द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड्स बायर्स एजेंट टू whom the bill of lading is endorsed, buyer's agent to whom the goods have been delivered, seller's agent to whom the bill of lading is endorsed, और द सेलर्स एजेंट टू whom the good has been delivered। देखो अनपेड सेलर वो है जिसको सामान तो दे दी, जिसने सामान तो दे दिया, पैसे उसे मिले नहीं है। ठीक है, अब इसमें वो सेलर भी हो सकता है, उसका एजेंट भी हो सकता है, सेलर का एजेंट भी हो सकता है। जहाँ ओनरशिप और टाइटल आपने डॉक्यूमेंट के थ्रू दे तो दिया है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइट। अब अगर मैं अनपेड सेलर के बारे में बात कर रही हूँ तो ये सेलर का एजेंट होगा, इसको एंडोर्स कर दिया गया है। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी इन हेयर। जो ए है या बी है या डी है मेरे बेटे, या तो ये बायर होगा या बायर का एजेंट होगा। यस, या तो ये बायर होगा या तो बायर का एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन दैट ओरिजिनेट्स एट अ लोअर लेवल एंड फ्लोज टू हायर लेवल। नीचे शुरू हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, लोअर लेवल से चालू हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। सिंपली तो बहुत ही आसान है, इससे आसान क्वेश्चन आपने देखा है क्या? नेक्स्ट, an auction sale is complete on the payment of price, delivery of goods, fall of hammer, जैसे हैमर नीचे गिरा, यस, या फिर साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट। एक्चुअली ऑक्शन सेल तो 2001, 2002, 2003, बस 2000 पे फाइनल हो गया। 2000 करोड़ भी हो सकता है अमाउंट कोई भी होगा, फॉलो हैमर पे होता है। Yes, doctrine of caveat emptor does not apply when goods are purchased by sample, when goods are purchased by description। दोनों या ये सभी, दोनों या ये सभी। क्वेश्चन नंबर 40 गाइस, अगर हमने सैंपल देख के बोला कि भाई यही चाहिए मुझे, डिस्क्रिप्शन बोल रखा है मुझे ट्रैकिंग के लिए ही चाहिए, तो फिर क्या केवेट एम्प्टर लगाओगे इसमें? या तो सी और डी एक ही बात है, बट देन डी विल मेक बेटर सेंस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 41। Pledging of goods obtained or say on sale and return basis will be। जो आपने गुड्स प्लेज करी, बेसिकली प्लेज मतलब आपने उधार किसी से उधार लिया था, तो अपनी गुड्स आपने उनको दे दी, ठीक है। अब प्लेजिंग ऑफ गुड्स obtained on sale और रिटर्न बेसिस, बेसिकली अंडर सोगा जो प्लेज करता है बायर, इंडिकेट करता है एक्सेप्टेंस, कन्वर्टिंग सेल और रिटर्न टू द एक्चुअल सेल। नॉट द सेल इनकरेक्ट है, क्योंकि प्लेज का मतलब यहाँ पर, प्लेज का मतलब होता है, प्लेज इंप्लाइज एक्सेप्टेंस। नॉट आंसर, व्हाई? बिकॉज प्लेज मीन्स या implies acceptance। ठीक मेरे बेटे, और कंप्लीट अग्रीमेंट टू सेल नहीं, क्योंकि सेपरेट अग्रीमेंट तो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, सेपरेट एग्रीमेंट इज नॉट नीडेड, तो यहाँ पे लिख दो। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, व्हाई? बिकॉज आंसर इज इट्स अ कंप्लीट सेल। व्हाई? सोगा में प्लेजिंग बाय द बायर इंडिकेट्स acceptance, converting sale or return to the actual sale।
Okay, let's go to question number 42. The undertaking contained in promissory note to pay a certain sum of money is conditional, unconditional, or conditional, unconditional, none of the. भाई जो promissory, it is an unconditional promise है. कंडीशनल होगा तो फिर promise ही क्या हुआ. Yeah, next. The grace period for payment of negotiable instrument other than payable on demand is dash days or month. कितने दिन है. 3 दिन ही तो. इट इज़ 3 days, 7 days नहीं है. कंफ्यूज नहीं होगा. सेक्शन 22 ऑफ एनआई एक्ट इसके बारे में बात करता है, जो अलाउ करता है 3 दिन का ग्रेस फॉर बिल्स एंड प्रोमिसरी नोट नॉट पेएबल ऑन डिमांड. पेएबल ऑन नॉट पेएबल ऑन डिमांड है. ओके. वेर चेक इज क्रॉस जनरली क्रॉस किया गया है चेक. ठीक है. द बैंकर और the banker on whom it is drawn. When a check is generally crossed, the banker is drawn shall not pay it otherwise than the banker. अगर banker पे क्रॉस हुआ तो banker ही देना पड़ेगा. Shall not pay it otherwise than the holder. Shall not pay it to the banker या none of the above. सिर्फ banker को ही दे सकते हो. It cannot be anybody else. जब generally cross banker को हुआ तो banker को ही दोगे. तो answer is going to be A. Okay. बैंकर कौन है. एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एम्प्लॉय ऑफ एनी बैंक, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी हो सकता है, या कोई भी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर, या फिर एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है. एम्प्लॉय नहीं है, बैंकर है. ओके. एनी पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ एनी बैंक, एनी पर्सन एक्ट एज एन एमडी. तो आंसर क्या होने वाला है. बैंकर कौन हो जाएगा. ये कोई भी बैंकर होगा, या तो बैंक का या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का. ओके. डैश डेज ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ चेक. पेमेंट ऑफ चेक में कोई ग्रेस पीरियड अलाउड है क्या. 0 days. Excessive usage of technical jargon and double meaning words are what type of barriers. क्लास 12th में ही पढ़ कर आए हो आप. जहाँ पे बहुत jargons यूज करते हो वो सिमेंटिक बैरियर है. इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल बैरियर, इट इज़ नॉट फिजिकल बैरियर. लैंग्वेज वर्ड्स विद मीनिंग डिफरेंट मीनिंग जिससे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है वो सिमेंटिक बैरियर है. Which is not the correct about promissory note. It contains conditional undertaking. Unconditional तो नहीं है ये. not correct तो यही है. It contains amount mentioned. हाँ ये तो सही बात है. ये this is correct but not पूछ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा. इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में हाँ जी ये भी सही है. मेकर द्वारा साइन होता है ये भी सही है. क्योंकि नॉट पूछा है, क्योंकि नॉट पूछा है इसलिए आंसर ए होने वाला है. Okay. A stage wherein the members recognize and even participate the differences in the culture. The members focus their attention on studying more about their own culture and avoid projecting their cultural values upon others, is minimizing integration, denial, or none of the above. मेरे बेटे जब बंदा अक्नॉलेज कर रहा है ना कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, बट अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ें सिमिलर भी बता रहा है, it precedes deeper understanding and this is minimization. इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि तो ये और भी एडवांस स्टेज आता है. डिनाइल भी नहीं है क्योंकि तो इनिशियल स्टेज ऑफ इग्नोरेंस है. दिस इज इनिशियल स्टेज ऑफ इग्नोरेंस. Okay. When last question, when the check is payable across the counter of a bank it is known as OTC, over the counter. When the check, no, over the counter नहीं बोलते. OTC check बोल रहे हैं इसे. OTC check नहीं है, it is an open check. इस पे कोई क्रॉसिंग नहीं हो रखी है. बेसिकली इट इज़ नॉट अ क्रॉस चेक. इट इज़ ऑल्सो नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड चेक. इट शुड बी ओपन चेक. ओके. आई थिंक वी आर सॉर्टेड. ठीक है ना. आई होप हमने सारे आंसर्स सही मार्क करे हैं. या आई जस्ट क्विकली चेक दिस 50th वाला. ओपन चेक ही होना चाहिए. मैं चेक कर लेती हूँ गाइस. आंसर दिए हुआ है, आंसर की हमारे को दी हुई है. यस इट इज़ ओपन चेक ओनली. हाँ ओपन चेक ही है. बाकी सारे हमने आई होप सही किया. वी हैव डन इट करेक्टली. ओके. यू कैन चेक इट एंड इन केस थिंग्स गो things make a little
not sense to you, if you have some questions, you can definitely ask me. बाकी हमने पूरा MQP सेट 1 कर लिया है, अब सेट 2 साथ करना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. सिमिलरली फॉर इकोनॉमिक्स 2. ओके, अभी मैं ले रही हूँ आपसे अलविदा. मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में. टिल देन keep learning, keep growing. This is your friend and teacher CM Nidisha Dua signing off today. Bye bye.